ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। दावा है कि दिल्ली के पुराने किले में खुदाई के दौरान महाभारत के समय की कुछ चीजें मिली। केंद्रीय टूरिज्म मिनिस्टर जी किशन रेड्डी भी इसका जायजा लेने के लिए खुद पुराने किले में पहुंचे। खुदाई की इस जगह को इंद्रप्रस्थ एक्सकैवेशन साइट नाम दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस खुदाई में भगवान गणेश, विष्णु और गजलक्ष्मी की मूर्ति मिली है। इससे पहले साल 1969 और 2013 में भी खुदाई हो चुकी है। अब इस साल जनवरी 2023 में तीसरे फेज की खुदाई का काम शुरू किया गया था। इस खुदाई में 2500 साल पुराना इतिहास भी मिला है। इसमें मौर्य से लेकर मुगल काल तक का इतिहास शामिल है। वहीं यहाँ से अलग अलग समय के सिक्कों के अलावा इंसानों और जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कहा जाता है कि यह जगह पांडवों के 5 गांवों में से एक है। जो एक ही जगह भारत में मौर्यों से लेके मुगल तक जो हिस्ट्री है, एक ही जगह मिला है। ये पुराना किला का अंदर जो एक्सकवेशन हो रहे, हम इंद्रप्रस्थ एक्सकवेशन का नाम पर मानते हैं, इस जगह मिला है। मैं चाहता हूं जो G20 के जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स के प्रमुख लोग आएंगे, हम ला के इधर बताना चाहिए, ऐसा हमारा डिपार्टमेंट का इच्छा है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में 6 टन का ओम चिन्ह स्थापित कर दिया गया। इस दौरान वहां पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। कांसे से बने इस भारी वजन के चिन्ह को क्रेन के जरिए स्थापित किया गया। अब देश विदेश से केदारनाथ पहुंचने वाले भक्त भगवान शिव के इस ओम चिन्ह के दर्शन करके पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। ये ओम केदारनाथ मंदिर से लगभग 200 मीटर आगे गोल चबूतरे पर लगाया गया है। इसे वडोदरा के एक डिजाइनर की ओर से डिजाइन किया गया था। महाराष्ट्र के नागपुर में 4 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया। अब मंदिरों में छोटे वस्त्र पहनने पर प्रतिबंध रहेगा। महाराष्ट्र मंदिर महासंघ की बैठक में ये फैसला लिया गया। नागपुर के जिन मंदिरों में ये नियम लागू किया गया उनमें श्री गोपाल कृष्ण मंदिर, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, श्री बृहस्पति मंदिर और श्री दुर्गा माता मंदिर शामिल है। महासंघ का कहना है कि उसका उद्देश्य मंदिर की पवित्रता को बनाए रखना है। जल्द ही राज्य के 300 से ज्यादा मंदिरों में भी ऐसा ही नियम लाया जा सकता है। अगर कोई श्रद्धालु छोटे कपड़े पहनकर मंदिर आता है तो उसे ओढ़नी या दूसरा वस्त्र दिया जाएगा। जो आचार संहिता भी लगी है, जैसे हमने मंदिर में पूरी तरह से अच्छे कपड़े और क्लासिकल आउटफिट्स पहनना चाहिए, मेरे हिसाब से एकदम सही है। ये फैसला लेकर सही है, होना चाहिए वैसा। अब लोग मानते कि नहीं मानते वो तो भगवान जाने। कर्नाटक के बेलगावी के पास एक एयरक्राफ्ट की गांव में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। बताया गया कि इसमें एक पायलट और एक ट्रेनी पायलट बैठा हुआ था, लेकिन इस उड़ान के दौरान तकनीकी खामी आने के बाद एयरक्राफ्ट को बीच में ही उतारना पड़ा। इस पूरी घटना में दोनों को थोड़ी चोटें भी आई। बिहार के भागलपुर में एक शख्स की 2000 रुपए के नकली नोटों वाली ड्रेस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ब्रजेश नाम के इस युवक ने बताया कि वो अभिनेत्री उर्फी जावेद का फैन है और उन्हीं की तरह अलग तरीके की ऐसी ड्रेस पहनी, साथ ही अपने आप को लड़की का लुक भी दिया। इसके बाद वो इलाके में घूमने निकल गया। फिर उसे देखने के लिए कई लोगों की भीड़ लग गई। इतना ही नहीं, इस युवक की कई लोगों ने इन गुलाबी नोटों के साथ तस्वीरें भी खींची। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की बहादुरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल रानी बाग इलाके में लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाश को कांस्टेबल विवेक ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 2 बाइकों पर सवार 4 बदमाशों ने एक आदमी को घेरकर उसका बैग लूट लिया, जिसमें लाखों रुपए थे। इसके बाद सिपाही विवेक ने आरोपियों का पीछा किया तो हथियार के साथ भाग रहे बदमाश को सिपाही ने पकड़ लिया। सिपाही के मुताबिक इस दौरान उसे बदमाश ने गोली मारने की धमकी दी, लेकिन फिर भी उसने जाबाजी दिखाते हुए बदमाश अमरजीत को पकड़ लिया, जिस पर 6 मुकदमे दर्ज हैं। इस बहादुरी के बाद सिपाही विवेक को पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने सम्मानित किया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है उससे आपकी और हमारी जिंदगी, हमारे परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की यह खबर हार्ट अटैक से जुड़ी हुई है, जिसके सिम्टम या कहें कि लक्षणों के बारे में आमतौर पर लोगों की जानकारी कम है और इसी वजह से हार्ट अटैक के बाद
बड़ी तादाद में लोगों को जान गंवानी पड़ती है। हालांकि अगर समय रहते ये बात समझ ली जाए कि किसी आदमी को हार्ट अटैक आया है और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए तो हो सकता है कि उसकी जान बच जाए, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। दिल्ली एम्स की एक नई स्टडी में दावा यह किया गया है कि हार्ट अटैक की वजह से होने वाली आधे से अधिक मौतों की वजह नासमझी और देरी है। यानी कि दिल से जुड़े मामले में जानकारी और जागरूकता दोनों बढ़ाने की जरूरत है और इसीलिए इसे लेकर हॉर्न बजाना जरूरी है। किसी रोज यूं ही चलते चलते अचानक जिंदगी साथ छोड़ जाती है। सब कुछ सामान्य नजर आता है, लेकिन किसी लम्हे अचानक दिल धड़कना छोड़ देता है। हाल के दिनों में हार्ट अटैक की ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें आपने देखी होंगी, जिसमें पूरी तरह स्वस्थ नजर आने वाले शख्स को हार्ट अटैक आता है और वो गिर पड़ता है। सब कुछ पलक झपकते होता है और देखने वालों को यकीन नहीं होता कि दिल इस तरह भी किसी को धोखा दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसे हार्ट अटैक आए उसे बचाया नहीं जा सकता। अगर सही समय पर उसका इलाज किया जाए तो मौत को मात दिया जा सकता है। लेकिन दिल्ली एम्स की स्टडी के मुताबिक हार्ट अटैक से मरने वालों में आधे से ज्यादा लोग हार्ट अटैक के संकेत और लक्षण ही समझ नहीं पाते और इसीलिए उनकी जान जाती है। स्टडी में किया गया ये दावा बेहद गंभीर है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि एम्स की स्टडी में क्या सामने आया है। इसके मुताबिक हार्ट अटैक से होने वाली 55% मौत की वजह नासमझी है, यानी लोग हार्ट अटैक के संकेत और लक्षणों को समझने में नाकाम रहते हैं। हार्ट अटैक के बाद महत्वपूर्ण 1 घंटे तक सिम्टम या संकेत समझ नहीं पाते। इस तरह वो अहम समय हाथ से निकल जाता है जब मरीज को बचाने के लिए असरदार कदम उठाए जा सकते हैं और इस देरी की वजह से मरीज को जान गंवानी पड़ती है। स्टडी के मुताबिक सिर्फ 10.8% लोग ही हार्ट अटैक के बाद सही समय पर अस्पताल पहुंचते हैं। इस तरह हार्ट अटैक से मरने वालों में आधे से ज्यादा वो लोग होते हैं जिनको समय पर इलाज नहीं मिल पाता और नतीजतन ज्यादातर की मौत घर पर ही हो जाती है। एम्स की स्टडी के मुताबिक इसकी वजह यह है कि आमतौर पर लोग हार्ट अटैक के सिम्टम या संकेत नहीं समझते। इनमें ऐसे भी मामले शामिल हैं जब मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए किसी साधन का इंतजाम नहीं हो पाया या मरीज अच्छे स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं ले जाया गया। ICMR की तरफ से की गई इस स्टडी को एम्स की टीम ने फरीदाबाद की 2 तहसीलों में किया। साल 2019 से 2020 के दरमियान 30 से 69 साल की उम्र के लोगों की मौत के आंकड़ों को सामने रखा गया। इस स्टडी में एक और अहम बात सामने आई है और वो ये कि जिन लोगों के घर मेडिकल केंद्र के करीब थे और जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, वो हार्ट अटैक के बाद पहले घंटे में ही अस्पताल पहुंच पाए। यानी स्टडी बताती है कि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले लोगों के लिए हार्ट अटैक के मामले में समय पर अस्पताल जाना मुश्किल होता है। इसलिए स्टडी में आबादी के हिसाब से स्वास्थ्य केंद्र होने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। लेकिन साथ ही हार्ट अटैक के संकेत और लक्षणों को सभी के लिए समझना जरूरी है, ताकि घर परिवार या पड़ोस में किसी को हार्ट अटैक आने पर बिना समय गंवाए उसे अस्पताल ले जाया जा सके और सही समय पर सही इलाज देकर उसकी जिंदगी बचाई जा सके। इसलिए दिल के मामले में जानकार बने, दूसरों को भी जागरूक करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हार्ट अटैक के संकेत और उसके लक्षणों की जानकारी क्यों जरूरी है, इससे किसी की जान कैसे बचाई जा सकती है, ये समझने के लिए हमने बात की डॉक्टर मनीष अग्रवाल से।
मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को लगता है कि हमें गैस की तकलीफ है, क्योंकि मेजॉरिटी जो रिस्क फैक्टर है, मेजर रिस्क फैक्टर डायबिटीज है। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जिनको कॉर्नियल ब्लॉकेजेस हैं उनको डायबिटीज भी होता है। डायबिटीज अगर हो तो पेन परसेप्शन कम होता है। तो जब तकलीफ होती है उनको लगता है कि ये है ही नहीं, हमें तकलीफ तो इतनी हो ही नहीं रही है। उनके कंसेप्ट में ऐसा होता होगा कि भाई कुछ बहुत बड़ी चीज होगी कि भाई बिल्कुल गिर जाओ, ऐसा नहीं होता मेजर एपिसोड्स में। वो तो सिर्फ वेंटिकुलर एरिथमिया हो या कार्डियक अरेस्ट हो तब एकदम सडन आदमी गिरता है, नहीं तो पेन वो कई लोग बर्दाश्त करते रहते हैं और लेट पहुंचते हैं। हमारे कई इमरजेंसीज और ओपीडीज में आते हैं पेशेंट जिनको 2 दिन हो गए हार्ट अटैक हुए हुए, 3 दिन हो गए हार्ट अटैक हुए हुए, क्योंकि वो अवेयर नहीं हो पाते। तो इसलिए मेरा बार बार ये कहना है कि कोई भी सीने में तकलीफ हो, जो लोअर मैंडिबल से लेके नाभि तक, अम्बलाइकस तक आपको पेन डिस्कम्फर्ट हो तो उसको कार्डियक मानो, ना कि कोई और बीमारी। दूसरे आपको सिम्टम्स पता होने चाहिए, एनी सेंसेशन, एनी हैवीनेस इन द चेस्ट, आप चल रहे हो, सांस फूलता है आपका, सीने में आपको लगता है भारीपन हो रहा है, हाथ में आपका दर्द जाता है जब आप चलते हो, तो दीज आर ऑल साइंस एंड सिम्टम्स एंड वार्निंग सिग्नल्स कि आपकी ब्लॉकेजेस हैं। तो उनका हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, हमें चलने में सांस फूल रहा है, हमारे चलने में सीने में दर्द होता है और हाथ में दर्द जाता है, चाहे बाएं हाथ में दर्द जाए चाहे दाएं हाथ में दर्द जाए, सो दीज आर ऑल साइंस कि हमें इमीडिएटली अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना है। हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के संकेत को समझना जरूरी है। आमतौर पर दिल पहले ही इसका मैसेज दे देता है। अगर आप समय रहते डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ईसीजी के जरिए दिल की समस्या की जांच करते हैं। ईसीजी में दिल की हालत सामने आ जाती है और फिर उसी हिसाब से इलाज होता है। ईसीजी के लिए अस्पताल या फिर लैब में जाना पड़ता है, लेकिन अब नोएडा के एक इंजीनियर दंपत्ति ने पोर्टेबल ईसीजी बनाया है जिसे हमेशा अपने पास रखा जा सकता है। यहां तक कि उसे मोबाइल फोन में भी डाउनलोड किया जा सकता है। जब कभी दिल में कोई परेशानी महसूस हो तो तुरंत ईसीजी किया जा सकता है। इस डिवाइस का नाम भी संकेत रखा गया है, जो दिल के संकेत समझने और उसका इलाज करने में आपकी मदद करेगी। संकेत लाइफ हमारी ऐप है। संकेत लाइफ का मतलब लाइफ के सिग्नल बेसिकली। तो इसको आप गूगल या आईफोन पे डाउनलोड कर लीजिए और इसमें जो टैब है ईसीजी का, इसे दबाना है, साथ साथ इस पे हाथ रखना है और ये ईसीजी का हमारा काउंटर चल गया और अब ईसीजी इस पे आना शुरू हो जाएगी। ये देखिए ऐसे ईसीजी के सिग्नल आ रहे हैं और ये काउंटर चल रहा है, तो ये 13 सेकंड तक होल्ड करना है। ये 100% एक्यूरेट है, ना सिर्फ हार्ट रेट बट ऑलमोस्ट हम 300 डिसीज डिटेक्ट कर सकते हैं। जिस इंसान में हमने ये टेस्ट किया है वो पूर्णतः स्वस्थ है, यानी उनका हार्ट रेट सही चल रहा है। अगर किसी को ये बीमारी, मतलब किसी की हार्ट रेट बढ़ रही हो या किसी को कार्डियक अरेस्ट आने वाला हो तो उसमें सिम्टम्स पहले आ जाते हैं, वो टेस्ट के माध्यम से जान सकते हैं। टेस्ट के माध्यम से जान सकता है और यहाँ पर हमारा आता भी है सेंड फॉर डॉक्टर रिव्यू। इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो ये डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट को रिपोर्ट चली जाती है, जहाँ पे एक कार्डियोलॉजिस्ट इसको रिव्यू करके 10 मिनट के अंदर बता देता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो जहाँ ईसीजी का प्रोसेस 4 से 5 घंटे लंबा होता है, आपको इंतजार करना पड़ता है ये समझने के लिए कि परेशानी क्या है या आप किसी हार्ट अटैक आपको हो सकता है, ये डिवाइस कुछ मिनटों में आपको बता पाता है कि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, आपकी जो हृदय गति है वो किस तरीके से चल रही है या आपको किसी डॉक्टर असिस्टेंस की जरूरत है। सिसोदिया की अदालत में फिर बढ़ी मुश्किल। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सिसोदिया अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप काफी गंभीर हैं, उनका इस मामले में व्यवहार भी सही नहीं रहा, यानी काफी संदिग्ध है। उधर इस बीच ईडी ने शराब केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें आरोप लगाया गया कि लीगल एक्सपर्ट की राय नहीं मानने के लिए सिसोदिया ने एक कैबिनेट नोट में बदलाव कर दिया था। अब इस मामले में अदालत ने गुरुवार को पेश होने का समन भेजा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने देश भर में जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया। ये अभियान अगले 1 महीने तक चलेगा। इस अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री और सांसद देश भर में केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। वहीं इस मिशन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पार्टी देश को सशक्त बनाने को लेकर मजबूती से काम करती रहेगी। पीएम इसी अभियान के तहत बुधवार को अजमेर जाएंगे, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही वो पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे।
मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार एक्शन में आ गई। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद वहां पहुंचकर हालात का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने इसको लेकर सीएम और दूसरे संगठनों के साथ बातचीत की। इधर दिल्ली में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने इस हिंसा के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल के साथ कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। पुणे में एनडीए के 144वें बैच की पासिंग आउट परेड हुई। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी मौजूद रहे। उन्होंने नए कैडेट्स को बधाई दी, साथ ही महिलाओं की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि पुरुषों के इस खेले में सेंध लगाने के लिए महिला कैडेट्स को शुभकामनाएं। गोवा स्थापना दिवस के मौके पर सीएम प्रमोद सावंत ने पुराने मिनिस्टर ब्लॉक में नए मंत्रालय का उद्घाटन किया। इस भवन में भारतीय संस्कृति और सनातन का संगम देखने को मिला। वहां भगवान गणेश और विष्णु की मूर्ति भी रखी गई है। राजस्थान के जोधपुर में बारिश के बीच एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल वहां सड़क पर 3 लोगों के ऊपर एक पेड़ गिर गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया गया कि इस हादसे में लोगों को मामूली चोटें आई। उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंची पहलवानों ने अपने मेडल गंगा में बहाने का फैसला फिलहाल वापस ले लिया है। इससे पहले वहां घंटों तक इस मामले को लेकर काफी गहमागहमी रही। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट अपने मेडल गंगा नदी में बहाने के लिए हर की पैड़ी पहुंची थी, लेकिन किसान नेता नरेश टिकैत ने पहलवानों को मेडल गंगा में बहाने से रोक दिया। अब खिलाड़ी वापस लौट रहे हैं। टिकैत ने पहलवानों के मेडल रखते हुए 5 दिन का समय मांगा। साथ ही बुधवार को खाप पंचायत की बैठक बुलाने की बात कही है। ये पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर वो लंबे समय से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन रविवार को नई संसद भवन के लिए शुरू किए गए पहलवानों के मार्च के बाद पुलिस ने उन्हें वहां से भी हटा दिया था और इसी पर पहलवानों ने अपनी और कड़ी आपत्ति जताई और न्याय नहीं मिलने पर मेडल गंगा में बहाने का ऐलान किया। हमने खिलाड़ी भी हुई कहा पर बहादुर होता हमारी बहादुर बेटियां है, इस तरह का कोई कदम न उठावे। बड़ी मेहनत है पदक जीत कर लिया रखे। भारत का सम्मान है, भारत का वो है और ऐसा कोई कदम न उठावे तो वे हमारी बात मानेगी। आपको मेडल सौंपे गए हैं, अब किस तरह आप उनकी हिफाजत करेंगे और क्या आपकी बात में तो बता हिफाजत हमारी बेटियां है, वे मान सम्मान की बात है। उनके साथ में ज्यादती हो रही। वे दिल्ली के जंतर मंतर बैठे जिस तरह का परसों उनके साथ में नंगा नाच करा गया, तो ऐसा कौन पूरा भारत नहीं बर्दाश्त करने का। सर आगे की कार्य योजना क्या रहेगी? मेडल आपने ले लिए हैं उनसे, अब आगे क्या रहेगा आपका अगला कदम क्या रहेगा? ये होगी बातचीत। बैठक की बात कही जा रही है कि बैठक की जाएगी। नहीं सब बैठक तो होगी जी। और हम चुप थोड़ा ही बैठेंगे। कब तक होगी बैठक? कब तक होगी? 5 दिन का समय है, इसमें 5 दिन के अंदर अंदर हो रहे। अच्छा, सभी खाप होंगे इसमें या किसानों की होगी ये बैठक? नहीं, सभी खाप चौधरी है जिम्मेदार सर्व जाति है, कोई एक बिरादरी की नहीं। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। राजस्थान में गहलोत और पायलट की लड़ाई कांग्रेस के लिए अरसे से जी का जंजाल बनी हुई है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले इन दोनों नेताओं का झगड़ा खत्म करने में कांग्रेस आलाकमान कामयाब हो गया है। अब पायलट के चेहरे पर भी मुस्कान है और गहलोत भी मिलजुल कर काम करने का दावा कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने एक बार कहा था राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर, जो धैर्य रखता है उनको कभी न कभी चांस मिलते हैं। बस ये मैंने सोनिया गांधी जी का जो कोट था वो अभी भी मुझे याद है, वो मैं दिल में रखता हूँ। पायलट को लेकर गहलोत के सुर बदल गए हैं। अब भरोसे और विश्वास की बातें हो रही हैं। साथ मिलकर काम करने का इरादा जताया जा रहा है। यानी पायलट और गहलोत की अदावत को किनारे रखकर कांग्रेस हाईकमान ने समझौते का जो रास्ता निकाला है, उसे पायलट ने भी मंजूर कर लिया है और गहलोत ने भी। हाँ, आगे किसका क्या रोल होगा इसका खुलासा नहीं हुआ। पार्टी में वो हैं और पार्टी में अगर हैं तो फिर क्यों नहीं करेंगे? क्या रोल होगा सर उनके लिए? ये रोल की भूमिका हमारी नहीं होती है, रोल की भूमिका हाईकमान की होती है, कौन क्या रोल है। कुछ दिन पहले ही पायलट अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ सड़कों पर थे।
चुनाव से ऐन पहले खुद की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा रहे थे। उसी तरह गहलोत ने भी पायलट को लेकर अपनी नापसंदगी जताने का मौका नहीं छोड़ा। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर हुई 4 घंटों की बैठक में तस्वीर बदल गई। कहा जा रहा है कि बैठक में मौजूद राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा से पहले दोनों नेताओं के बीच सुलह करा दी। तय हुआ कि राजस्थान चुनाव के लिए दोनों मिलकर काम करेंगे। In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together, and definitely we will win election in Rajasthan. राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच बड़ा मसला पद और जिम्मेदारी का ही रहा है। लेकिन अभी ये साफ नहीं कि कांग्रेस हाईकमान ने आखिरकार पायलट को मनाया कैसे, यानी आगे उनको क्या पद और जिम्मेदारी मिलने वाली है। लेकिन देखने वाले पायलट के चेहरे की मुस्कान देखकर अंदाजा लगा रहे हैं कि राजस्थान कांग्रेस में सचिन का प्रभाव बढ़ेगा। गहलोत की बोली भी संकेत दे रही है कि वो चाहें या ना चाहें, पायलट को साथ लेना पड़ेगा। शायद यही पार्टी आलाकमान का संदेश है। विश्वास देके विश्वास जीता जाता है। देखते हैं कि ये विश्वास दिया गया है, हाईकमान ने विश्वास हम पे किया है, हम आगे करेंगे, सब मिलके चलेंगे तो सरकार हमारी आएगी। मेरे लिए जो है अब पद मायने नहीं रखते। जिंदगी में हमें 3 बार मुख्यमंत्री बना हूं मैं। अब आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं या मैं समझा नहीं पा रहा हूं। 3 बार मुख्यमंत्री बनना बहुत दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान का जो विवाद महीनों से उलझा हुआ था, वो चंद घंटों में कांग्रेस ने सुलझा लिया। जानकार इसे कर्नाटक इफेक्ट मान रहे हैं, यानी कर्नाटक की बड़ी जीत के बाद कांग्रेस हाईकमान का रुतबा पहले से बढ़ा है। साथ ही राज्यों के बड़े नेताओं को ये बात समझ में आई है कि मिलकर चुनाव लड़े तो जीत हासिल की जा सकती है। ऐसे वक्त जब बीजेपी का फोकस राजस्थान पर है, गहलोत और पायलट ने वक्त की जरूरत देखते हुए हाथ मिलाना जरूरी समझा। इस महाभ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है, जिसने 4.5 वर्ष में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता। और सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं को अपना मुखौटा बनाकर जनता के बीच में जाना चाहते हो। लोगों से हमेशा सावधान रहना है। कदे ही देश को भले की बात नहीं करेगा, देश ने बांटपा की बात करेगा। आरएसएस का लोग एक बात कान खोल न सुनो। अब जरा पायलट और गहलोत के समझौते की टाइमिंग देखिए। पायलट ने 3 शर्तें रखकर गहलोत सरकार को 30 मई तक का वक्त दिया था। इसके बाद वो आंदोलन करने की चेतावनी दे चुके थे, लेकिन अब जाहिर है ऐसा नहीं होगा। दूसरी अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को अजमेर से बड़ी रैली कर रहे हैं, जहां से बीजेपी के प्रचार का आगाज हो जाएगा। अजमेर का इलाका चुनावी दृष्टि से बेहद अहम है और पायलट का गढ़ भी माना जाता है। इसलिए पायलट और गहलोत का साथ आना कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसीलिए चलिए धन बाजार की भी खबर लेते हैं। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 122 अंक चढ़कर 62,969 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 35 अंकों की तेजी रही। निफ्टी 35 अंक बढ़कर 18,633 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में तेजी और 11 में गिरावट देखने को मिली। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 90 रुपए की गिरावट के साथ 59,945 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी भी 350 रुपए की गिरावट के साथ 72,250 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। यानी अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 59,945 रुपए और 1 किलो चांदी की कीमत 72,250 रुपए हुई। आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ करीब 7% रहने का अनुमान जताया है। अपनी एनुअल रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा है कि देश में महंगाई का खतरा कम हुआ है। 2023-24 में महंगाई 5.2% पर रहने का अनुमान जताया है।
होंडा कार्स इंडिया अगले महीने की 6 तारीख को ग्लोबल मार्केट के साथ भारत में मिड साइज एसयूवी होंडा एलिवेट को लॉन्च करेगी। इंडियन मार्केट में कंपनी की ये पहली मिड साइज एसयूवी होगी। कंपनी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में एसयूवी को टीज किया है। इसी में लॉन्च डेट के बारे में भी जानकारी दी है। मुश्किलों में फंसी गो फर्स्ट एयरलाइन ने अपने पायलटों को नौकरी छोड़ने से रोकने के लिए हर महीने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा सैलरी देने का ऑफर दिया है। इसके साथ ही फर्स्ट ऑफिसर्स और को पायलटों की सैलरी को 50,000 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया है। एयरलाइन ने इस एक्स्ट्रा सैलरी देने के ऑफर को रिटेंशन अलाउंस नाम दिया है, जिसे 1 जून से लागू किया जाएगा। न्यूज पथ में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा मोबाइल फोन कॉल से जुड़ा हुआ है। मोबाइल पर अनचाही कॉल से हर किसी को परेशानी है, हर किसी को इसका सामना करना पड़ता है। अनजान नंबर से आने वाली फोन कॉल्स परेशान करने वाली होती है और कई बार यूजर्स को फ्रॉड का शिकार भी होना पड़ता है। लेकिन अब मोबाइल यूजर्स को इस मुश्किल से जल्द ही छुटकारा मिलने की उम्मीद है। मोबाइल सर्विस और टेलीकॉम कंपनियों के कामकाज पर नियंत्रण रखने वाली संस्था TRAI एक नई पहल करने जा रही है। इस पहल के जरिए मोबाइल फोन पर आने वाली अनजान नंबर वाली कॉल्स के साथ ही कॉलर का नाम लिखा आएगा। इसके लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जल्दी ही सिफारिशें जारी कर दी जाएंगी। ट्राई ने इस सुविधा को देने के लिए पिछले साल नवंबर में टेलीकॉम कंपनियों समेत सभी स्टेक होल्डर्स से चर्चा की थी। मोबाइल यूजर्स को ये सुविधा देने का मुख्य मकसद साइबर फ्रॉड जैसी तेजी से बढ़ते अपराधों को रोकना होगा। ट्राई की सिफारिशें लागू होने पर कॉल करने वाले उस व्यक्ति का नाम मोबाइल स्क्रीन पर दिखेगा जिसके नाम पर सिम दर्ज है। सुविधा के मिलने के बाद कॉल रिसीवर को ये आसानी हो जाएगी कि वो फोन कॉल को काट भी सकता है, उसे उठा भी सकता है। यही नहीं, ट्राई की सिफारिशें लागू होने के बाद उन टेली मार्केटिंग कंपनियों के नाम भी कॉल के जरिए नजर आएंगे जो लोन, इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड समेत कई ऑफर्स देने के लिए बड़ी संख्या में कॉल करते हैं। अभी ट्रू कॉलर जैसी कुछ मोबाइल ऐप्स हैं जिनकी मदद से अनजान नंबर वाले व्यक्ति का नाम, पता चल जाता है, लेकिन ये जानकारी पूरी तरह से सही नहीं होती। ऐसे में माना जा रहा है कि नई व्यवस्था लागू होने से यूजर्स को सटीक जानकारी मिलेगी और वो अनचाही कॉल और अनजान नंबर से आने वाले कॉल से बच पाएंगे। अभी जो अनवांटेड कॉल्स हैं या जो किसी का मोबाइल हैक हो जाता है, किसी के पूरे मोबाइल फोटोग्राफ्स को हैक कर लेते हैं, किसी के बैंक अकाउंट्स को, बैंक रिकॉर्ड्स को हैक कर लेते हैं, उससे निजात मिलेगी। और निश्चित तौर पर, और ये इसके साथ साथ ये तो एक ट्राई का प्रपोजल हो गया, इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी खास तौर से पनिशेबल ऑफेंस बनाना चाहिए। और ये बात हो कि रिसीव करने वाले को पता चल जाए कि कहीं स्पैम कॉल तो नहीं आ रही है क्या, कि बिजनेस कंपनी वाले तो फोन नहीं कर रहे हैं, या किसी चीज को बेचना तो जरा इंश्योरेंस वाला कोई तो नहीं फोन कर रहा है, जो नहीं अटेंड करना चाह रहे, कोई मीटिंग में जा रहा है, कोई रास्ते में फंसा हुआ है, कोई गाड़ी चला रहा है और अचानक उसको जो अनवांटेड कॉल्स आती हैं और वो अटेंड करता है, उससे निजात मिलेगी। दूसरा होता क्या है कि अभी जो डाटा कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज उसको खरीद करके लोगों को अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस को सेल करने के लिए, बढ़ाने के लिए बेचती हैं, वो भी उस पर भी रोक लगेगी। और एक जैसे अभी खास तौर से जो ट्रू कॉलर या बाकी और जो एक दो और जो जहां से पता चलता है कि ये नंबर किसका है, किसके नाम पर रजिस्टर्ड, वो उतना ऑथेंटिकेटेड नहीं है। लेकिन जब एक रेगुलेटरी बॉडी का खास तौर से डिसीजन आएगा तो ऑथेंटिकेट होगा कि व्यक्ति का क्या नंबर है, व्यक्ति किसके नाम पर है, आधार कार्ड क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है और वो कितना रेलेवेंट है। तो ये बड़ा ही अच्छा डिसीजन है और ये काफी हद तक साइबर फ्रॉड जैसे काम से, साइबर फ्रॉड जैसे जो अपराध हैं उनसे रोकने में निजात देगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपको अननोन नंबर से कॉल आते हैं, आप परेशान होते हैं? बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा। कभी कोई शेयरों वाले करते हैं, कभी ये बैंक वाले कर देते हैं। खैर बैंक वाले तो नहीं थे, वो फेक कॉल्स होती हैं, बहुत सारी अननोन थे, लेकिन वो यानी बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं वो। अगर जैसे ट्रू कॉलर किसी ने डाउनलोड कर रखा है तो उसमें नाम आ जाता है, फिर हम उठाएं ना उठाएं ये हमारी यानी। तो आपने अक्सर ऐसी कॉलें उठाई हैं जो आपको बोलते हैं कि आप लोन ले लीजिए, आप परेशान होते हैं ऐसी कॉलों से? देखिए मैम, जब कॉल आती है ना नॉन कॉल जिसमें नाम नहीं होता, हमें नहीं पता होता है किसका है, तो हम उठाने की कोशिश ये करते हैं किसी जानकार का तो नहीं है। पर जब वो कहते हैं हमें इतने मिनट दीजिए, इतने मिनट दिया, आपसे बात करना चाहते तो हम समझ जाते हैं फेक कॉल है। तो हम ये कहते हैं कि इससे क्यों पब्लिक को परेशान किया जाता है।
किसी वक्त किसी भी उसमें जो पुरुष होता है कोई काम कर रहा होता है, किसी जरूरी काम में होता है, किसी मीटिंग में होता है, और आपको ये कॉल आया तो कैसा लगता है? एक झिनाट तो आती है। कई बार ऐसे कॉल्स आ जाते हैं जो अनवांटेड होते हैं और कई बार हम ऐसे उठाना ही पड़ते हैं। कई बार ये आदमी होता है कि किसी का अपनों का कॉल होगा, लेकिन नहीं, हम देखते हैं तो वो ऐसे ही होता है। तो आजकल जैसे इसमें साइबर क्राइम भी कई बार ऐसे भी कुछ हो रहे हैं, जैसे बैंक से कुछ ऐसे कोई मांग लेते हैं, या कोई डाटा KYC या कोई डेटा मांग लेते हैं। तो ये होना चाहिए, इस पे चेक होना चाहिए। हम लोग करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। भूकंप जैसी आपदा के दौरान मलबे में दबी जिंदगियों का पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि आखिर किस हिस्से में कोई जिंदगी बची है। इस चुनौती से निपटने के लिए ग्रेटर नोएडा में एक संस्था के छात्रों ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिससे NDRF को किसी भी आपदा के वक्त इंसान या फिर जानवरों को बचाना और आसान हो जाएगा। छोटी सी स्टिक मगर बड़े कमाल की। भूकंप जैसी आपदा के समय NDRF के सामने बड़ी चुनौती ज्यादा से ज्यादा मलबे में दबी जिंदगियों को बचाने की रहती है, जिनको रेस्क्यू का इंतजार रहता है। बस इसी चुनौती को थोड़ा कम करने की कोशिश ग्रेटर नोएडा के गुरु द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के छात्रों ने की। हम लोग वॉइड डिटेक्ट करते हैं, ह्यूमन डिटेक्ट कर सकते हैं, और हम लोग कितने वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब हम पूरा इस प्रोजेक्ट से बता सकते हैं। इसमें ये प्रोजेक्ट बहुत छोटा सा है और ये हैंडी है बहुत, इसको हम लोग आराम से हैंडल कर सकते हैं, कोई भी इसको यूज कर सकता है। इस कॉम्पैक्ट साइज के प्रोजेक्ट को बनाने का आइडिया अंकित रघुवंशी नाम के एक छात्र का है। वो कहते हैं कि स्टिक में सेंसर होते हैं जो मलबे में फंसी जिंदगी डिटेक्ट करने में मदद कर सकते हैं। मोशन सेंसर यूज कर रहे हैं, जैसे मोशन होता है मूवमेंट, तो हमने लाइडा सेंसर मोशन सेंसर लगाया है, जिससे सर कोई मूवमेंट होता है किसी जगह मलबे में या कोई आदमी क्रॉप करता है तो हम उससे उसका मोशन डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम सर इसमें कैमरा यूज़ कर रहे हैं और माइक्रोफोन। टेनी कैमरा यूज़ कर रहे हैं। टेनी कैमरा से ये होता है कि हमें आउटपुट दिखेगा हमारे फ़ोन पे, तो हम ये पता कर सकते हैं किसी भी होल में जाने के बाद कि यहाँ पे कोई फंसा हुआ है। थर्ड चीज़ है लाइडर सेंसर। लाइडर सेंसर जो होता है सर डिस्टेंस मेजरिंग करता है, वो 3D मैपिंग करके हमें देगा, तो वो हमें ये पता चलेगा कि अगर कोई फंसा हुआ है तो वो कितने डिस्टेंस पे फंसा हुआ है। आपको बता दें कि इस कमाल की छड़ी में कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर भी लगा है, यानी अगर मलबे के नीचे कोई इंसान या जानवर फंसा है तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड लेवल उस जगह पर बढ़ जाएगा। इस स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर NDRF आसानी से उस जिंदगी को बचा पाएगी। NDRF के लिए और बेहतर तरीके से छात्रों की ये टीम स्टिक तैयार कर रही है, जिसमें कैमरा और माइक भी लगेगा। इसके जरिए मलबे में दबे लोगों से बात भी की जा सकेगी। हालांकि स्टिक के प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर आने वाली कुछ ऐसी मजबूरी भी हैं, जिनका समाधान तलाशा जा रहा है। अभी इसके अंदर लिमिटेशंस ये हैं सर कि हम बहुत ज्यादा वाइड डिस्टेंस को हम अभी कवर नहीं कर सकते, हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जा सकते, क्योंकि एक लेंथ तक ही सर ये स्ट्रेच हो सकता है, एक्सपैंड हो सकता है। बट सर फ्यूचर में हमने जो इसमें सोच रखा है कि इसको सर हम किसी तरीके से ऐसा हमें इसको बनाना है जो कि किसी भी होल को किसी भी टाइप के अर्थक्वेक को टैकल करने के लिए, चाहे उसमें जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आई उसको टैकल करने के लिए इजीली बन जाए। छात्रों का ये इनोवेशन अभी प्रोटोटाइप मोड में है। छात्रों के अनुसार NDRF को भी उनका ये इनोवेशन बेहद पसंद आया। जल्द ही इसे प्रॉपर तरीके से तैयार कर NDRF को सौंप दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर ये डिवाइस आगे सक्सेसफुल होती है, क्योंकि अभी एक प्रोटोटाइप है, आगे अगर ये सक्सेसफुल होती है तो जाहिर तौर पर NDRF के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है। कैमरामैन मनीष झा के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, ग्रेटर नोएडा। न्यूज पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर केरल से जुड़ी एक बड़ी खबर। केरल सरकार ने राजधानी तिरुवनंतपुरम को देश की सबसे बड़ी सोलर सिटी बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत तिरुवनंतपुरम में हर एक बिल्डिंग की छत पर सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले पैनल्स लगाए जाएंगे। केरल सरकार की एजेंसी फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने 3 दिन के एक्सपो की शुरुआत की है। इस एक्सपो में लोगों को सोलर एनर्जी सिस्टम का इस्तेमाल करने और खरीदने से जुड़ी हर तरह की जानकारी मिलेगी। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केरल सरकार लोगों को तमाम तरह के सोलर एनर्जी सिस्टम मुहैया करवाएगी। योजना से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि सोलर सिटी प्रोजेक्ट का मकसद
शहर की पूरी बिजली जरूरत को सौर ऊर्जा से पूरा करना है। तिरुवनंतपुरम में ऐसे 3 लाख इमारतों की पहचान की गई है जहां सोलर सिस्टम लगाए जा सकते हैं। अधिकारियों का अनुमान है कि तिरुवनंतपुरम में 800 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने की क्षमता है। जानकारी के मुताबिक शहर की 600 सरकारी इमारतों में सोलर पैनल पहले ही लगाए जा चुके हैं। औसतन एक घर के लिए 3 किलोवाट क्षमता के सोलर सिस्टम की जरूरत होती है, जिसकी कीमत 2 लाख से 2.5 लाख रुपए होती है। लेकिन केंद्र सरकार की 40% सब्सिडी के बाद यह करीब 1,60,000 रुपए की पड़ती है। केरल सरकार ने योजना में बैंकों को शामिल किया है ताकि लोग सोलर पैनल खरीदने के लिए लोन भी ले सकें। न्यूज पथ में अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।